गुड इवनिंग। वेक्टर कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में थोड़ा सा सीखा है और कुछ क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। अब इनके थ्योरम्स और आगे के इनके एप्लीकेशन सीखने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम सीखें। तो आज वाला जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, ये आपकी समझ को बेहतर बनाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। शायद आपने पढ़ा भी हो फिजिक्स में कई बार। कंजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, बनाए रखना। सरल शब्दों में कहें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, तो अगर कभी किसी फील्ड में, अब फील्ड का मतलब आप लोग अभी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप 3 फील्ड्स को नॉर्मली सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। आप उन्हीं में से कोई सोचिए। आप ग्रेविटेशनल फील्ड सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। मेरे पास कोई फील्ड है और उसमें कोई पार्टिकल ए से बी तक ले जाना है। अब एक स्टूडेंट ए से बी तक इस रास्ते से ले गया, दूसरा स्टूडेंट किसी और रास्ते से ले गया। अगर वर्क डन बराबर ही आता है, किसी भी रास्ते से ले जाइए, किसी भी पाथ से आप ए से बी तक जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन हर पाथ पे बराबर आ जाता है, तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, बस केवल किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो वर्क डन होगा वो ऐसे निकालते हैं हम लोग इसमें एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, इसे हम लोग वर्क कहते हैं। तो वर्क जो है, अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट हो, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। नॉर्मली आइडियल सिचुएशन में पाथ इंडिपेंडेंट वर्क हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये समझिएगा, जहाँ एनर्जी डिसिपेशन होता है वहाँ कंजर्वेशन नहीं रह पाती चीज़। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, पाथ डिपेंडेंसी, जैसे फ्रिक्शन है, आप देखिएगा फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा। अलग अलग पाथ के अलाउंड आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस अलग अलग होगा। आप लोग मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन में हिस्टेरेसिस लूप बनाते हैं, पाथ डिपेंडेंट होता है वो, बीच में कुछ लॉस की वजह से आपके पास एक्सप्रेशन अलग से आ जाता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पर सोचिए कि अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, ये तो ठीक है, ए और बी है। मान लीजिए आप यहां से चले और यहीं पर पहुंचिए, तो यही आपका इनिशियल पॉइंट था और यही फाइनल। अच्छा, एक चीज़ और, नॉर्मली हम लोग जब लूप लेते हैं ऐसे, तो कोशिश करिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव लेते हैं साइन, तो मैं भी उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लूप को ले रहा हूँ। तो इसमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो ये ए टू ए हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब कंजर्वेटिव अगर आपके पास कोई फील्ड है तो उसमें जो क्लोज लूप में वर्क डन निकालेंगे तो कितना आएगा? हमेशा वो 0 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर किया हो तो डेल क्रॉस डेल फाई 0 आता है। अब ये तो तब है जब आपने ये किया हो। फाई कोई स्केलर फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट लीजिए और उसके बाद कर्ल ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा प्लीज, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन माना जाता है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई इज एनी स्केलर फंक्शन, दिस इज 0, ठीक है। अच्छा, अब ये बात सोचिए, कभी अगर डेल क्रॉस एफ निकाला मैंने और वो 0 आ जाए, तो आपको दोनों को देख के सिमिलरिटी से ऐसा नहीं लगता कि एफ जो होना चाहिए कोई फंक्शन, वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए?
आप दोनों को कंपेयर करके देखिए ना, ये तो होता है। इक्वेशन 1 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फाई स्केलर फंक्शन है, आप उसके ग्रेडियंट का कर ले लीजिए, वो 0 आ जाएगा। ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, आपसे नहीं होता है प्लीज़, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करिए, मैं आपको जवाब सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता है कर्ल ऑफ एफ कभी 0 आता है तो फिर हम उससे सिमिलरिटी सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता भी है। फोर्स इज गिवन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा हो। नेगेटिव साइन और आता है, फाई नेगेटिव ले लेंगे फंक्शन, और इसको हम पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। तो आप लोगों ने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा, फोर्स इज गिवन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये इसे फोर्स इज गिवन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो हम इसको कई जगह लगाते हैं, आप लोगों ने ऐसे यूज किया होगा, माइनस डेल वी, या कई जो ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल को यू से भी दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक में आप वी से दिखाते हैं, सिंबल है अलग अलग हैं। और अगर आपके जो फील्ड हैं वो 3 डायमेंशन में नहीं 1 डायमेंशन में है तो आपने इनको ऐसे भी पढ़ा होगा, डी आर या डी एच, एक ही डायरेक्शन है तो एच सी ले लो, तो ऐसे भी पढ़ा होगा इन 1 डायरेक्शन। जब डायरेक्शन एक ही है तो फिर डेल ऑपरेशन लगाने की क्या ज़रूरत है, आप सीधे सीधे लगाइए। तो उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा आपने किया होगा। ग्रेविटेशन में नॉर्मली आप यू सिंबल के साथ लगा रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिक के साथ आप वी सिंबल यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा यूज़ करते हैं। जिन लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ी है उनको स्ट्रीम फंक्शन याद आ रहा होगा, बल्कि वो कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई भी करता है हमेशा। और ये जो फाई है ये हार्मोनिक फंक्शन होता है बेसिकली। अब ये नया सवाल है कि भाई हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको एक वर्ड और बता देता हूँ, हार्मोनिक फंक्शन। अगर कभी कोई फंक्शन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 और ये लाप्लास इक्वेशन होगी, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो कोई फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फंक्शंस की, हार्मोनिक कैटेगरी, आप इसे याद रखिएगा। तो आप जो ये यहाँ ऊपर अभी पोटेंशियल के लिए बोल रहे थे ना, तो आप अगर इसमें डेल डॉट एफ करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो जैसे इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो है, तो उन मामलों में भी आप जब करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप जब पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स में भी, तो हार्मोनिक फंक्शंस उनको कहते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जिनके लिए ये एक्सप्रेशन 0 आ जाता है, ऐसे फंक्शंस को हार्मोनिक कहते हैं। ये जो आप पोटेंशियल और ये सब कर रहे हैं ये हार्मोनिक होते हैं। अगर आप ये निकालेंगे, कई बार फिजिक्स के कई क्वेश्चंस होंगे जहां आप इसको हार्मोनिक वे में स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, अब फिर हम दोबारा कंजर्वेटिव पे ही अपनी बात रिऑन करते हैं। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, मैं उनको लिख रहा हूं। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड satisfies पहला तो हमने वही कहा कि पाथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ए से लेकर बी तक। अगर मैं एफ डॉट डी आर निकालूं, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ए से बी तक
एफ को आप लिख सकते हैं F1 F2 F3 और dr को I dx, तो ये F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और क्लोज उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑल्सो a to b f dot dr equal to 0 on a closed loop। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा कि अगर कभी f डॉट डी आर आप निकालते हैं तो ये कितना मिलेगा आपको, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब बात ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है, अगर हमें ये समझना हो तो आप ऐसा समझ लीजिए, राइट साइड है पूरा सॉल्व होकर वो d ऑफ समथिंग आ जाएगा। ये काफ़ी आसान एक्सप्रेशन है, पूरा सॉल्व करके डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ अंदर आपके पास आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, d ऑफ समथिंग। तो इससे क्या होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो आप इसे हटा लीजिए, ये अंदर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल सरल शब्दों में क्या होता है ये समझ में आया होगा कि ये पूरा का पूरा समथिंग कोई फंक्शन का डेरिवेटिव। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करना हमेशा आसान होता है। अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हो तो वहाँ पर देखिए बाकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन होते हैं। हमने 12th लेवल से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, हिंदी में अवकल समीकरण। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने उसे सॉल्व किया, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आती होंगी सॉल्व करने में, वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करते हैं आप लोग। जो आंसर आया है अगर आप उसे डिफरेंशिएट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाए, जो क्वेश्चन था वो ज़रूरी नहीं है मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है और आपने उसको सॉल्व किया है तो सबसे खास बात यह है कि जो आंसर है अगर आप उसको केवल डिफरेंशिएट कर दें और कोई भी मैनिपुलेशन मत करिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत शानदार चीज़ है जो एग्जैक्ट के साथ जुड़ी हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, रिपीट कर रहा हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास आंसर है अगर आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो विदाउट फर्दर मैनिपुलेशन आपको सीधे सीधे ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा, जो बाकियों में पॉसिबल नॉर्मली नहीं होता है। ये एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की। और तीसरा, अगर आप इसका कर्ल निकालेंगे f ऐसे कंजर्वेटिव में तो ये हमेशा 0 आएगा आइडेंटिकली, मतलब उस फील्ड में आप कहीं पर भी आप निकाल लीजिए, कर्ल क्या आएगा 0, मतलब इर्रोटेशनल हो रहा होगा, इसका ये मतलब हुआ। लाइन इंटीग्रल पर कई चीज़ें हम पहले से भी जानते हैं, कुछ बातें हमने अभी पढ़ी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको हमेशा आसान लगता ही है, तो उसे अभी ज़्यादा एलेबोरेट की ज़रूरत नहीं है, वो आप थ्योरम्स में समझेंगे। थोड़ा सा बच्चे परेशान रहते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन की हम जब डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे और हम जब थ्योरम्स आगे लगाएंगे तो किस तरह से स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इनपुट सरफेस पर भी हम दे लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो f है वो सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वो तो हम मान ही रहे हैं सब, जो मल्टी वैल्यूड तो लिया ही नहीं है हमने कहीं, सिंगल वैल्यूड है, वेक्टर फंक्शन है और कोई सरफेस है, और उसमें सरफेस में हम कोई यूनिट नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे मतलब ये सरफेस है, ठीक है, और तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, सपोज ये n है।
आप प्लीज़, मैं इसमें बहुत थ्योरेटिकल हैं चीज़ें, तो मैं लिख ट्रम रहा हूँ, आपको लगेगा तो आप समझते हुए नोट्स बनाते ही, मैं ट्रम से ट्रम लिख रहा हूँ चीज़ें, कई चीज़ें मैं बोल तो रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एन जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है सरफेस पर किसी पॉइंट पर, मैंने एक आपने देख लिया, ये बना लिया है, और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दिए, चलिए मैं इसे पी मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया, सरफेस है ये, प्लेन सरफेस होना जरूरी नहीं है, तो सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। एफ डॉट एन जो होगा आपके पास, इस पर ध्यान दीजिएगा, एफ डॉट एन, हमने ए डॉट बी यूनिट वेक्टर पढ़ा था, तो ये क्या होगा, आपको पहले भी बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलॉन्ग एन, आपको याद होगा इसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलॉन्ग एन। इसका मतलब समझिए कि एफ जो जैसे इलेक्ट्रिक हो तो चार्ज कहीं पर होगा, उसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कोई और हो सकती है, सरफेस का नॉर्मल कहीं और हो सकता है। ऐसी स्थिति में तो दोनों वेक्टर हैं, तो आपने एफ का एन के तरफ को क्या ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एफ डॉट एन। तो एफ डॉट एन क्या हो गया, प्रोजेक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो सरफेस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। देखिए कैलकुलस हमेशा क्या करती है, आप लोग इस बेसिक लॉजिक पकड़िए, कैलकुलस में आप बहुत छोटे पार्ट के लिए कुछ कैलकुलेट करते हैं, कितने छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो पूरे के लिए आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दो चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, इन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। देखिए वेरिएबल्स दो तरह के हैं, चीज़ें बदल रही हैं, दो तरह से बदलती हैं, पहला डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, मतलब डिस्क्रीट का मतलब सेलेक्टेड, कुछ चुने हुए, सभी नहीं, थोड़े चुने हुए। जैसे हम लोग क्लास 1 में पास होते हैं तो फिर कौन सी क्लास में जाते हैं, क्लास 2 में जाते हैं, फिर क्लास 3 में जाते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। आप सोचिए 1.11, 1.111, 1.1111, आप बोलते रहिए पूरी जिंदगी, तब भी 2 में नहीं जा पाएंगे, इतने नंबर हैं। तो लेकिन ऐसे तो फिर हम 1 में पास होने के बाद जाएंगे किसमें, हमें तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम केवल नेचुरल नंबर लेंगे, तो 1 के बाद पास हो जाएंगे तो किस में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 2 के बाद 3 में जाएंगे, मतलब हम सारे नंबर नहीं ले रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड ले रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। और ऐसे वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, सिग्मा या समेशन। समेशन कहाँ पर यूज होता है, जब कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज हो। आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, मीन मॉड मीडियन और सिग्मा एन पढ़ते होंगे, फ्रीक्वेंसी इसका सम, आप अरिथमेटिक मीन लेते होंगे तो सिग्मा लेते होंगे कई। तो सिग्मा कहाँ लेते हैं, प्लीज याद रखिएगा, सिग्मा जोड़ने के लिए है, लेकिन किस तरह के वेरिएबल को जोड़ने के लिए है, जो डिस्क्रीट है। ठीक, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस हैं, मतलब वो सारी पॉसिबल वैल्यूज को लेते हैं। अब आप अपनी हाइट सोचिए, जब आप क्लास 1 में पढ़ते थे तब आपकी हाइट क्या थी और आज क्या है, तो वहाँ से यहाँ तक की जो आपकी हाइट में बदलाव है, उसमें आप सारे पॉसिबल हाइट्स को लेते हुए बड़े हुए होंगे या बीच में गैप के साथ बड़े होंगे। आप सोचिए, आपकी हाइट है, आपका वेट है, आप ही का नहीं, कोई पेड़ पौधा ले लीजिए, पौधा एक छोटा सा पौधा है, एक बड़ा पेड़ बनता है, तो वो छोटा, उससे L1 हाइट से L2 हाइट तक पहुंचने तक उसने सारी पॉसिबल हाइट्स गेन की होंगी या नहीं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, जो बदलाव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को अगर आप जोड़ना है तो क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन से। कहाँ पर सिग्मा यूज होता है, कहाँ इंटीग्रेशन, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज याद देखिएगा गौर से, ये भी शुरू में समेशन ही था, एस यूज था, ये कैपिटल एस से बना हुआ है, कैपिटल एस फॉर समेशन,
उसी से बनाया, जल्दी में बनाते बनाते हम ऐसा बनाने लग गए हैं इसे। यहाँ भी समेशन ही था, यहाँ भी समेशन ही है, दोनों का मतलब जोड़ना ही है। इंटीग्रेशन दोनों है, सिग्मा भी जोड़ता है, ये भी जोड़ता है। ये किस तरह के वेरिएबल को जोड़ता है? कंटिन्यूअस। ये किस तरह के वेरिएबल्स को जोड़ता है? इंटीग्रेशन। मान लीजिए आपके पास एक कुछ पार्टिकल है, फिजिक्स में सोचिएगा, और m1 m2 m3 mn फाइनाइट है, आप उनको जोड़ते हैं, आप सिग्मा m लिख दीजिए, सबको जोड़िए। लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा है कि कंटिन्यूअस बॉडी थी और उसके आप रेगुलर बॉडी बना रहे हैं, तो आप मानेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल हो रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम L1 टू L2, सारे आ जाएगा, मास आ जाता है पूरा। तो आप समझ रहे होंगे कहाँ पर हमें सिग्मा लगाना चाहिए और कहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक चीज़ थी जो मैंने बीच में डाल दी, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, बच्चों के दिमाग में ये उठता है, क्या एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये दोनों बराबर हों? बिल्कुल हो सकती है। आप एक बात सोचिए, मेरे पास यहाँ पर एक इंटरवल है, ए से लेकर बी तक, मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ा, तो एक हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी? दो इक्वल पार्ट में तोड़ लीजिए, तो टोटल इंटरवल की लेंथ b माइनस ए है, तो b माइनस ए अपॉन 2। फिर 4 हिस्सों में तोड़िए, 8 हिस्सों में तोड़िए, n हिस्सों में तोड़िए। अगर n हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक हिस्से की लंबाई, और n मैं मान रहा हूँ बराबर हिस्से तोड़ रहे हैं, तो सपोज एक हिस्से की लंबाई b माइनस ए अपॉन n, और एक हिस्से की लंबाई हो गई, और उसे क्या मान लो? h। अब आप ये देखिए कि अगर n इन्फिनिटी को जाएगा, आप बढ़ाते रहिए पार्ट, जितने ज़्यादा सब इंटरवल में बांटेंगे तो जो सब इंटरवल बनेंगे उनकी जो लंबाइयाँ होंगी वो कम होते जाएंगी या नहीं? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एच कहाँ को टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। एच क्या होगा? 0 को। उल्टा भी सोचिए, एच कब 0 को जाएगा? जब n इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बड़ी जोरदार चीज़ है कि एन एच यहाँ पर आपके पास b माइनस ए है, और इसमें से एक लिमिट इन्फिनिटी हो जा रही है, 0 को, और दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो फाइनाइट ही हो जा रहा है। तो खैर हम इस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काम करते हैं, लिमिट ऑफ सम। यही डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन भी है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाइल डेफिनेट इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम। अच्छा खैर, अभी मुझे ये समझाना है कि भाई अगर आपने एक इंटरवल को इतने ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया कि उसमें से एक हिस्से की जो सब इंटरवल बन रहे हैं, छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, तो उनकी लेंथ कहाँ को जा रही है? 0। अब आप ये सोचिए, किसी सब इंटरवल की लेंथ 0 हो रही है, इसका मतलब उसमें एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है वो। भाई इंटरवल की लेंथ अगर कुछ होगी तो उसमें पॉइंट्स आएंगे ना बीच में। टेंडिंग टू 0 का मतलब इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं ना। तो फाइनली इंटरवल की लेंथ टेंडिंग टू 0 का मतलब दोनों पॉइंट्स टेंडिंग टू सिंगल पॉइंट एक ही जो, तो फिर उस इंटरवल में दो पॉइंट जो है एक ही जो आ जाएंगे, तो एक ही पॉइंट तो रहा। तो आप अगर हर इंटरवल सब इंटरवल का मतलब एक पॉइंट लेते चलें और सारे सब इंटरवल ले लें, तो सारे पॉइंट ले लिए या नहीं आपने? और जब सारे पॉइंट ले लिए तो वही तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ जिसमें सारे पॉइंट्स ले लिए। तो इसका मतलब उस सिचुएशन में जब आप बहुत ज़्यादा पार्ट्स में किसी चीज़ को तोड़ दें और 8 सब इंटरवल की लेंथ टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो उस समय ये दोनों ही मामले बराबर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमने तो सरफेस माना है, ये सरफेस इंटीग्रल है, तो हम सरफेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहे हैं, इतने छोटे ज़्यादा पार्ट्स में कि हर एक जो डेल्टा एस है वो टेंडिंग टू 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो अब आप समझ रहे हैं कि उस समय सिग्मा और इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और फिर अगर आप एफ डॉट एन जो कर रहे थे ये अलॉन्ग डी ओवर डी एस और इसको सिग्मा कर लीजिए, यही आपके पास क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर हैं। और जब आप ये ले रहे हैं तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो डेल्टा एस है वो टेंडिंग टू क्या है? 0 है। ये उस सिचुएशन में सही है। ये समेशन और इंटीग्रेशन कब बराबर होंगे? जब आपने किसी भी सरफेस को बहुत छोटे छोटे सब सरफेसेज में तोड़ दिया और हर एक का टेंडिंग टू कहाँ जा रही है? लिमिट 0।
तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय आप फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F.NDS। अब जब ds लिख ही रहे हैं आप, तो सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल हुई ना, तो 2 डायमेंशनल हुई तो डबल इंटीग्रेशन जस्टिफाइड है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, F.ds के तौर पर आप लिख सकते हैं इसे, लेकिन फिर s को आपको वेक्टर के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। अगर डॉट अगर आप सरफेस के साथ लगा रहे हैं तो पूरी सरफेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसकी डायरेक्शन वही होगी N.ds, ये दोनों एक ही चीज़ है। कई बार बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, इसलिए लिखा हुआ है मैंने। आप अगर इसे डिफरेंट उसमें तोड़ें, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, तो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन तोड़ा जा सकता है। तो सरफेस की डायरेक्शन कहाँ को मानी जाएगी, ध्यान रखिए, नॉर्मल की डायरेक्शन। सरफेस की डायरेक्शन कहाँ मानी जाएगी, नॉर्मल की डायरेक्शन मानी जाएगी। और सरफेस में ज़्यादा समझाने के लिए ज़्यादा नहीं था, तो मैंने जो ज़्यादा समझाया आपको कब सिग्मा और कब इंटीग्रेशन साइन लगाया जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात आएगी तो हम वहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके पास। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। और उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम, अभी तो एलिमेंट्री मेथड है आपके पास, लेकिन अगर आपने कैलकुलस पढ़ी होगी तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना कुछ स्पेशल कंडीशन में आता होगा। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर एलिमेंट्री कंडीशन भी हैं जिनसे आसानी से अलग अलग 3 बार करिए, पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, उसमें भी कैसे किया जाए, इनको हम क्वेश्चन जब करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब थ्योरेटिकल पोर्शन को और आगे बढ़ाते हुए अब थ्योरम्स पे फोकस करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर की हैं। उम्मीद है ये एक एलिमेंट्री लेक्चर था और आपको कुछ समझ इससे बेहतर हुई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू।